यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसको जमाने ने दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार उसे वह सब करने पर मजबूर होना पड़ा जिसके बारे में एक शरीफ घराने की बेटी सोच भी नहीं सकती। कहानी को पूरा सुनिएगा, खुदा की कसम आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वो देखने में किसी शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं उसके पास गया और वो मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी लग रही थी। मैं बोला, आओ कार में बैठो। वो डरते डरते बोली, कितने आदमी हो साहिब? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूँ। थोड़ी देर बाद वह फिर से बोली, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे? मैं मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस ली और बोली, आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना साहिब? आप चाहे मुझे 500 रुपये कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वह क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ। मैंने पूछा, खाना खाया है कि नहीं? वो बोली, नहीं। मैंने एक होटल के सामने एक कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से मुझे खाना पैक करके दे दिया। मैं कार में आकर बैठ गया। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वह मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला और उससे कहा, हाथ धो लो, लेकिन वह बोली, मुझे खाना नहीं खाना। मैंने उससे प्यार से कहा कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वह हाथ धोकर आई और सामने कुर्सी पर बैठकर खाना खाने लगी। जब खाना खाने से फारिग हो गई तो कुछ खाना बच गया। वो कहने लगी, क्या मैं इस खाने को घर लेकर जा सकती हूँ? मैं पहले तो उसे देखकर मुस्कुराया और फिर कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना सुनना था कि वह बिल्कुल चुप हो गई और चुपचाप बुर्खा उतारने लगी। मैंने उससे कहा कि रुक जाए, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वह हैरान हो रही थी। कहने लगी कि जल्दी से अपना काम करो और मुझे वापस छोड़कर आओ। मैंने उससे कहा कि नहीं, मैं पहले आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्यों करती हो ऐसा। आखिर वह कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम जिस्म बेचने को तैयार हो? मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि क्या तुम यह सब छोड़ सकती हो? वह मेरे चेहरे की तरफ को देखने लगा और मुझे कहने लगी, आप मुझे पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं पागल ही हूँ, मुझे सब पागल ही समझते हैं। वह कहने लगी, अगर आपको कुछ करना नहीं है तो मुझे प्लीज वापस छोड़ाओ। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और पर्स से 30,000 निकालकर उसके हाथ में रखे। वो ये सब देखकर हैरान थी और कहने लगी, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हैं? मैंने उसके चेहरे पर एक थकान महसूस की थी। वह अपने आंसू पता नहीं कैसे रोक पा रही थी। बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मुझे वापस छोड़कर आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है ना जिंदगी ने? इतना सुनना था कि उसके आंखों आंसुओं से लबालब भर गई, जैसे उस पर कयामत गिर गई हो। मैं समझ चुका था कि यह दिल में बहुत बड़ा दर्द लेकर फिर रही है। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और कहने लगी, प्लीज़ मुझे छोड़ आओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे फिर से बैठने के लिए कहा और बताया कि मेरा नाम रोमान राजपूत है, मुझसे डरो मत और खुद को महफूज समझो। जब उसे यकीन हो गया कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बताने लगी
कि शौहर गुजर गया है और 3 बेटियां हैं। ससुराल वालों ने भी घर से निकाल दिया है। मेरे माँ बाप भी गुजर चुके हैं और मेरा भाई भी कोई नहीं है। मामू के घर आई, लेकिन मामू के बेटे ने भी मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मामी को सारी बात बताई तो सब ने मुझे गलत ठहराया और मुझे धक्के देकर मार मार कर घर से बाहर निकाला। दूर के रिश्तेदार ने मेरी एक बुढ़े से शादी करा दी। उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। थोड़े दिन बाद वह शौहर भी गुजर गया। बेटियों को लेकर दर बदर फिरने लगी। ना छत थी, ना रोटी थी, ना पहनने के लिए कपड़ा था। बच्चे भूख से बेहाल थे। सड़क पर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक साहिब आए और कहने लगे 2 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए भी माँ की ममता हालात सी सताई हुई। आखिर क्या करती, मैं उसके साथ चली गई। अब हर रोज जिस्म बेचती हूँ। किराए का घर ले लिया है। बेटियों को अकेला छोड़ कर आती हूँ। क्या करूँ? बहुत बार सोचा कि खुदकुशी कर लूँ, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वह रो रही थी। मैं इस जमाने के बारे में सोच रहा था। मैंने थोड़ी देर बाद उसके सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि नौमान तुम्हारा 8 से भाई है। तुम अपनी बेटियों को लेकर आओ और मेरे ऑफिस के ऊपर जो रूम खाली पड़ा है तुम उसमें रहो। वह मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मैंने उसे कार में बैठाया और उसके घर गया। उसकी बेटियां सो रही थी। बहुत प्यारी बेटियां थी। मैंने एक को गोद में उठाया। दिल को सुकून मिला। वह मुसलसल रोए जा रही थी और थोड़ी देर बाद मुझसे कहने लगी, आप फरिश्ते हैं। मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वह दुआएं देने लगी। झोली उठाकर उसने ना जाने कितनी दुआएं दी। मैंने उससे कहा कि आप घबराएं नहीं, जाकर सो जाएं। उसके बाद मैं अपने ऑफिस के रूम में गया और मेरे सामने से एक चेहरा गुजरा। एक औरत अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। वह अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से अपना घर जला रही थी। वह बेचारी क्या जाने कि जमाने की तलखियाँ क्या होती है, जमाने का डसा क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत के बदतर हो जाती है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी कभी जेठानी से लड़ाई। यह हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब यह नहीं है कि तलाक ले लिया जाए। हजारों के आंसू देखकर अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है ना भाई, हाल पूछते हैं ना सगी बहनें। सब वक्त के साथ नाकाम बदलते रहते हैं। नौमान आपकी मदद के लिए हर जगह खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आप अच्छे हाल में। फिर भी अगर आप अपने शौहर से तलाक लेना चाहती हैं तो उन खातून से पूछिए जो खातून पहले से ही तलाकशुदा है। कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं एक नए कहानी के साथ।